जानकार लोग हैं वो तो इस राइफल को देख के ही समझ गए होंगे कि मेरे हाथ में कौन सी राइफल है। फिर भी मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो जो लोग नए हैं इस लाइन में, या ज़्यादा हिस्ट्री से जो हिस्टोरिकल राइफल्स हैं या गन्स हैं उसके बारे में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगा कि ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये राइफ़ल पंजाब से बनने के लिए आई है, और इसके अंदर जो आगे का बट था, जो पीछे का इसका स्टॉक था, वो यहाँ से टूटा हुआ था। ऊपर के ना तो ये वाले पार्ट थे और ना ये वाले पार्ट थे। ये वाला स्टॉक था इसका, ना ये वाला पहले। तो कस्टमर ये चाहते थे कि इसको बिल्कुल ऐसा शेप दे दिया जाए कि ये जैसे कंपनी से आया हो बिल्कुल अभी, या जिस टाइम ये बनी थी राइफ़ल उस कंडीशन में आ जाए राइफ़ल। तो आप ये देखें, ये अपनी अब सबसे मतलब उसी टाइम की राइफ़ल लग रही है जैसे उसी टाइम फैक्ट्री से ये बन के आती थी। हमने इसके अंदर स्ट्रेट ग्रेन का वॉलनट लिया हमने, क्योंकि ओरिजिनल में स्ट्रेट ग्रेन के ही स्ट्रोक आते थे इसके अंदर। और इसमें भी अमेरिकन वॉलनट, और तीनों पार्ट में अमेरिकन वॉलनट यूज़ किया गया एक ही तख्ते में से। मतलब एक ही हमने बोर्ड लिया, उसी के अंदर से हमने ये तीनों पीस एक साथ निकाले। ये नहीं कि ये हमने मेन बोर्ड में ले लिया और ये दोनों पीस स्क्रैप में लगा दिए, नहीं, हमने एक साथ ही लिया। और इसके ऊपर हमने उनको बोला था सेराकोट कराई लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें मुझे मैट फिनिश चाहिए। जो पहले मैट आता था ओरिजिनल राइफल से, उससे मिलते जुलते अब कुछ करें, तो इसके ऊपर भी मैट कर दिया गया। और राइफल बहुत अच्छी कंडीशन में, इसमें कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ कंपनी से कि इसमें कोई डिफेक्टिव पीस हो। बहुत ही अच्छा पीस है ये, इसमें उन्होंने पैसे लगाए, बहुत अच्छा किया। अब मैं इसको थोड़ा सा पास से दिखवा दूँ। इस वीडियो की लास्ट में मैं इसको और बिल्कुल पास से कैमरा करके एक शॉट और डाल दूंगा, वो आप और देख लीजिएगा। और मैं और दिखाऊँ, इसमें थोड़ी सी इंग्रेविंग कराई, थोड़ा सा अलग हटके काम कराया इसके अंदर, और इसमें एक बारीक इंग्रेविंग इन्होंने करवाई इसमें। चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ इसका। मैंने जैसे यदि मेरी जानकारी में ये इस राइफल को लोग 30 M1 ग्रैंड के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम M1 ग्रैंड ऐसे पड़ा कि जो इसके डिज़ाइनर थे राइफल के, वो थे जॉन सी गेरांड। उन्हीं के नाम से ये इसको नाम दिया गया। और ये राइफल जो है स्प्रिंगफील्ड कंपनी, जो कि वहाँ मिलिट्री बेस कंपनी है USA में, वहाँ पे इसको सबसे पहले रेडी किया गया। इसको कई साल लगे डेवलप होने में, इसमें कुछ मिस्टेक्स आई। आप अगर पीछे हिस्ट्री देखें, किसी दिन मैं फुर्सत में बताऊंगा कि इसमें कितने साल लग गए इसको सही से डिज़ाइन होने में, प्रॉपर 30.06 कैलिबर को चलाने में। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, मगर फिर इसके बाद जब ये राइफल बिल्कुल रेडी हो गई, इसको रेडी होते होते कई साल गुजर गए। ये माना कि 1936 से अमेरिकन जो आर्मी ने इसे अडोप्ट किया है, और उससे कई साल पहले से ये बन रही थी। बार बार इसमें फेलियर आ रहे थे, कुछ कमी आ रही थी, उसको बिल्कुल परफेक्टली ये होते होते 1936 में आके ये अडोप्ट करा अपने अमेरिकन जो हमारे वो हैं आर्मी, उसने ये राइफल अडोप्ट करी। और ये वर्ल्ड वार सेकंड में इस राइफल ने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा फेमस ये जब ही हुई वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम में। ये करीब 50 लाख राइफलें इस्तेमाल करी गई। जिस टाइम ये डिज़ाइन डेवलप हो रहा था, एक राइफल और तैयार करी जा रही थी, और उस राइफल का कैलिबर था 276, और उसको डिज़ाइन कर रहे थे मिस्टर जॉन पेडरसन। वो राइफल और ये साथ एक साथ आगे पीछे चल रही थी। कुछ कामों में ये फेल हो रही थी, पेडरसन जो 276 में थी वो ये काम से ज़्यादा वो कर रही थी, मगर फिर इसने उस राइफल को आगे जाके पीछे कर दिया, और फिर 276 जो कि सिर्फ
140 से सिर्फ 150 राइफलें ही बन पाई। उसके बाद इसने पूरी इतना सारी आर्मी इस पे सबकी ये फेवरेट हो गई। चलिए, ये तो हो गई थोड़ा सा हिस्टोरिकल, मैंने आपको इसका बता दिया हिस्ट्री। ये राइफ़ल जो आती थी ये 8 राउंड की आई है राइफ़ल फैक्ट्री से। इसमें ये कॉकिंग लीवर है, इसके अंदर आप 8 राउंड भरे जाते हैं और इसको नीचे करने के बाद ये आगे चले जाता है। तो अब आपने एम लेना है और जैसे मैंने अभी चलाया ना, ऐसे करके आप चलाते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन करती थी। इसके अंदर यहाँ पे गैस पोर्ट है, उस गैस से गैस ऑपरेटेड कहलाती है। इस टाइप का फंक्शन जो है गैस ऑपरेटेड है। मैं इसमें डीप में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये गैस ऑपरेटेड राइफल ये तैयार करी गई। और ये इसकी साइड है, इसकी साइड जो है पूरी आयरन की है, मतलब पूरा लोहा लाट काम हुआ है। ये देखें, ये ऊपर नीचे काम करती है और लेफ्ट राइट इससे होती है। इससे ये लेफ्ट राइट इसको आप कर सकते हैं एक्यूरेट करने के लिए। इसका जो एलिवेशन जो है वो इससे आप सेट कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम थी वो 1200 गज तक का था इसकी लिमिट। इसकी साइड की जो है 1200 गज तक की साइड है। ये बहुत ही खूबसूरत राइफल है और अगर ये अच्छा पीस मिल जाए तो इसका कुछ कहने नहीं है। एक बार मैं आपको इसका फंक्शन चेक करा दूँ। ये आपने लोड किया, कार्टून चैम्बर में गया और ये इसका सेफ्टी लॉक है। ये कर दिया आपने सेफ्टी लॉक, अभी ट्रैगर नहीं चलेगा और ना ये बाहर निकलेगा। पूरी राइफल में कोई स्क्रू नहीं होता डिसअसेंबल करने के लिए, सिर्फ इसको यही है जिससे इसको अनलॉक किया जा सकता है। बहुत ही शानदार राइफल थी। और जो पुरानी जो गन्स थी ना, उनकी लोहे की मेटलर्जी मतलब इतनी ज़्यादा थी। अब जैसे नई राइफल्स आ रही हैं उनमें मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब बारीक बना दिए, या ये कहूँ कि कमज़ोर बना दिए। मगर ये राइफल्स देखिए आप किस ज़माने से चल रही हैं और आज भी इनको आप चलाएंगे तो ये चलेंगी। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नई राइफल से ज़्यादा पुराने जो राइफल हैं ये ज़्यादा पसंद है और ये ज़्यादा मजबूत लगती हैं। ये है इसमें पहले ज़माने में इसमें ग्रीस की डिब्बी रहती थी। यहाँ पे इसकी क्लीनिंग किट रहती थी बाकायदा पूरी, और एक स्क्रू ड्राइवर भी रहता था इसके अंदर। उस स्क्रू ड्राइवर से आप साइड वगैरह एडजस्टमेंट और ये सब काम कर सकते थे।